ओ मैडम, इतनी सुबह कहाँ से आ रही हो? बिना आइडेंटिटी के सड़क पर घूमना भी जुर्म होता है। क्या आपको ये छोटी सी बात मालूम नहीं है? और जब बात थोड़ी संदिग्ध हो तो सवाल और ज्यादा उठते हैं। रात भर कहाँ थी या कहीं अपने आशिक के साथ प्रेम कहानी चला रही थी? आप यूनिफॉर्म में हैं, तमीज से बात कीजिए। मेरी जिंदगी में घुसने का कोई हक नहीं है आपको, रास्ता दीजिए। मैडम बहुत बोलती है, लगता है आज सबक सिखाना पड़ेगा। डराना छोड़ो और साइड दो, हमें देरी हो रही है, हमें और भी ज्यादा काम है। अरे मैडम, हमें ज्ञान मत दीजिए। हमें पता है कि आपको कहां जाना है और किस लिए जा रही है। ये सब छोड़ो, आज तो तुम्हें हमारे साथ ही मस्ती करनी पड़ेगी। थोड़ा खुश हो जाओ, मजा आ जाएगा। वैसे भी तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जा रहा। प्लीज एक बार हम सबको खुश कर दो मेरी जान। जुबान अगर दोबारा गंदी की ना तो थप्पड़ सिर्फ गाल पर नहीं पड़ेगा। मैं सीधा तुम्हारी यूनिफॉर्म, तुम्हारी पावर और तुम्हारी पूरी इज्जत को चीर के रख दूंगी। और ध्यान से सुन, आज थप्पड़ की आवाज सिर्फ यहाँ तक गई है, अगली बार आवाज सीधा कोर्ट, मीडिया और सिस्टम तक जाएगी। और तब तुम भगोगे नहीं, झुकोगे झुकोगे, मुझसे नहीं, न्याय से। सुबह के करीब 6 बजे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और सरकारी क्वार्टरों की खिड़कियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। जब उस शांत माहौल को चीरते हुए पुलिस कॉलोनी के पीछे वाला छोटा सा गेट धीरे धीरे खुला और बाहर निकली डीएसपी आर्या ठाकुर, जिले की सबसे सख्त, सबसे बेबाक और सबसे कम समझौता करने वाली अफसर। उम्र लगभग 32। आम दिनों में वर्दी में चलना भी लोग गौर से देखते थे, पर आज वो किसी साधारण सी लड़की जैसी दिख रही थी। गहरे हरे रंग की एक साधारण सलवार कमीज, पैरों में हल्की रबर की चप्पलें, बाल एक टाइट जूड़े में और हाथ में एक खाली टिफिन बॉक्स। रसोइया अचानक अस्पताल में भर्ती हो गया था और सुबह की चाय के लिए दूध और ब्रेड की जरूरत थी। उधर आज कोई आधिकारिक ड्यूटी नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो सालों बाद आम नागरिक की तरह बाजार तक खुद निकलती हूँ। न फोन, न वॉकी टॉकी, न पिस्तौल, बस 5 मिनट की ताजी हवा और कुछ सामान ले आना है। यही सोचकर वो पिछवाड़े से साधारण गली में उतर गईं। उन्हें क्या पता था कि ये 5 मिनट उनकी पूरी सेवा, पूरा करियर और पूरा तंत्र एक नए अर्थ में बदल देगा। गली पार करते ही जैसे ही वो मुख्य सड़क के मोड़ पर पहुंची, वहां खड़ी एक सफेद जीप उनकी नजर में आई। जीप किसी सामान्य पेट्रोलिंग वाली नहीं थी, वो वही पुरानी थाना वालों की बोलेरो थी जिसे देखकर लोग खुद बगलें झांकने लगते थे। जीप के बोनेट पर 3 पुलिस वाले बैठे बैठे सिगरेट पी रहे थे। पहला सब इंस्पेक्टर हरमन सिंह, 46 साल, भारी शरीर, बोझिल आंखें और वर्दी के 2 बटन खुले हुए। दूसरा सिपाही लोकेश, उम्र 27, दुबला पर अकड़ इतनी जैसे आधा शहर उसी का हो। हाथ में च्युइंगम और आंखों में वही बेशर्मी जो नशे में डूबी ताकत देती है। तीसरा कांस्टेबल जीत, लगभग 31 के आसपास, चेहरा घबराया हुआ, जैसे मजबूरी के कारण गलत लोगों के साथ खड़ा हो, जैसे दिल में डर है पर बोल नहीं पा रहा। तीनों पर रात भर की शराब की बू साफ झलक रही थी और डीएसपी को देखते ही हरमन की आंखों में वही शिकारी सी चमक आ गई जो सिर्फ उन पुरुषों में आती है जिनके लिए वर्दी अधिकार नहीं बल्कि हथियार होती है। आर्या ने रास्ता पकड़ा और चुपचाप आगे बढ़ने लगी, पर लोकलिस्ट ने सीटी बजाई और बोला, ओ मैडम, इतनी सुबह कहाँ से आ रही हो? आर्या ने शांत स्वर में कहा, दूध और ब्रेड लेने जा रही हूँ, रास्ता दीजिए। लोकेश ने गम चबाते हुए भद्दा अंदाज बनाया और बोला, अकेली? पहचान दिखाओ। हरमन ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और भारी आवाज में बोला, बिना आइडेंटिटी के सड़क पर घूमना जुर्म है, खासकर जब मामला संदिग्ध हो। रात भर कहाँ थी? आर्या ने एक बार में समझ लिया कि ये लोग ड्यूटी पर नहीं, नशे और गलत नियत पर चल रहे हैं। उन्होंने संयमित स्वर में कहा, आप वर्दी में हैं, तमीज से बात करिए और रास्ता दीजिए। ये सुनकर हरमन की मर्दाना ईगो पर जैसे किसी ने चाकू फेर दिया हो। वो गुर्राया, अकेली औरत तमीज सिखाएगी? चल थाने चल। इससे पहले कि आर्या कुछ कह पाती, लोकेश ने उनका हाथ पकड़कर जोर से खींचा। जीत ने हिचकिचाते हुए कहा, सर छोड़िए, सुबह है, जाने दीजिए। पर हरमन ने उसे डपटकर चुप करा दिया और दोनों ने मिलकर आर्या को लगभग घसीटते हुए जीप में धकेल दिया। टिफिन बॉक्स सड़क पर गिरकर लुढ़क गया और जीप गड़गड़ाती हुई थाने की तरफ बढ़ गई। आर्या शांत थी, भीतर आग जल रही थी, अपमान की, पर उनके चेहरे पर कोई पैनिक नहीं था। उन्होंने मन ही मन सोचा, ठीक है, आज मुझे आम औरत समझा है, अब खेल देखो। थाना शहर का सबसे बदनाम थाना था। सीलन, फटी दीवारें, टूटी मेजें और एक ऐसा वातावरण जहां शिकायत करने वाला खुद डर जाए। मुंशी पांडे आधी नींद में कुर्सी पर बैठा था। उसने आर्या को देखा और बिना उठे ही बोला, कौन है बे? हरमन बोला, संदिग्ध औरत मिली है, रिकॉर्ड रूम में बंद कर दो, बाद में पूछताछ करेंगे। रिकॉर्ड रूम एक छोटा अंधेरा कमरा, पुरानी फाइलों से भरा, खिड़की जालीदार जिसकी रोशनी मुश्किल से अंदर आती थी। दरवाजा बंद किया गया और बाहर से कुंडी लगाकर तीनों हंसते हुए चले गए। कमरे में बस एक पीला बल्ब टिमटिमा रहा था और ऊपर कोने में एक पुराना सीसीटीवी कैमरा लगा था जो शायद महीनों से खराब था। आर्या को पता नहीं था कि वो चल रहा है या नहीं। उनके भीतर बस एक सोची समझी शांति थी। कुछ मिनट बाद दरवाजा खुला और हरमन और लोकेश अंदर आए। जीत बाहर खड़ा था,
मगर बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। लोकेश नजदीक आकर बोला, चलो मैडम अब बताओ, रात कहाँ बिताई? अकेली घूम रही हो? कुछ तो बात होगी। हरमन कुर्सी पर बैठ गया और पैरों को फैलाकर बोला, देख लड़की, दो रास्ते हैं, या तो अभी 5,000 निकाल दे, हम छोड़ देंगे, या फिर ऐसा केस बनाऊंगा कि कोर्ट कचहरी घूमते घूमते जिंदगी निकल जाएगी। आर्या ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा पर कुछ बोली नहीं। लोकेश ने हाथ बढ़ाया, चलो खुद मत बनो वरना। जैसे ही हाथ कंधे के पास आया, आर्या बिजली की तरह फट पड़ी, हाथ नीचे। आवाज इतनी ठंडी और तेज थी कि लोकेश एक सेकंड के लिए पीछे हट गया, पर नशे में डूबे दोनों ने खुद को संभाल लिया और फिर बदतमीजी शुरू करने लगे। कमरे में गंदी हंसी, गंदे शब्द, धमकियां, और आर्या बस खड़ी थी। उनकी निगाहें कैमरे पर टिकी थी। 3 घंटे बीत गए। बाहर सुबह पूरी तरह खुल चुकी थी। थाने में स्टाफ आने लगे, चाय की आवाजें, कागजों की खड़खड़ाहट, और तभी इंस्पेक्टर राघव चौहान, थाने का असली प्रभारी, थाने में दाखिल हुआ। वो एक शांत सा सरकारी किस्म का आदमी था, जो बहुत ज्यादा ईमानदार भी नहीं और बहुत ज्यादा बेईमान भी नहीं, बस नौकरी करने वाला। उसने मुंशी से पूछा, आज क्या है? मुंशी ने कहा, सर, हरमन और लोकेश सुबह एक संदिग्ध औरत पकड़े हैं, रिकॉर्ड रूम में है। राघव ने जम्हाई ली और फाइलें उठाई ही थी कि तभी कंट्रोल रूम से फोन आया। फोन पर एसपी ऑफिस का अधिकारी चिल्ला रहा था, सर, डीएसपी आर्या ठाकुर का फोन सुबह से बंद है, उनकी आखिरी लोकेशन आपके थाने के पास की मिली है, तुरंत चेक करो। राघव की रीढ़ में बिजली दौड़ गई। डीएसपी, औरत, रिकॉर्ड रूम। उसने पसीने पसीने होकर दौड़ लगाई, कुंडी खोली और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर खड़ी वही नीली सलवार वाली औरत धीरे से उसकी तरफ मुड़ी, पर उसकी आंखों में अब आम इंसान की नहीं, एक वरिष्ठ अधिकारी की ठंडी धारदार आग थी। राघव वहीं जम गया। मैडम आप? लोकेश की च्युइंगम जमीन पर गिर गई। हरमन ठिठक गया। जीत की आंखें भर आईं। आर्या बाहर आईं और सीधी कमांड में बोली, सीसीटीवी चलाओ। राघव ने कांपते हाथों से सिस्टम खोला और आंखें फटी की फटी रह गईं। कैमरा वास्तव में काम कर रहा था और पिछले 3 घंटे की हर हरकत, हर गाली, हर धमकी, हर हाथ उठाना, सब रिकॉर्ड था। राघव जमीन पर बैठ गया और बोला, मैडम मैं बर्बाद हो गया, मुझे कुछ नहीं पता था। आर्या ने पेन ड्राइव निकाली, फुटेज सेव की और धीरे से बोली, अब जानना शुरू करो। 15 मिनट के अंदर पूरा जिला थाने पर टूट पड़ा। डीआईजी, एसपी, महिला आयोग, मजिस्ट्रेट और दर्जनों मीडिया चैनल, रेड लाइट वाली गाड़ियां, कैमरों का शोर, माइक फ्लैश और बीच में लाल सलवार कमीज में खड़ी आर्या, जिनकी आंखों में अब सिर्फ कानून का तेज था। फुटेज बड़े मॉनिटर पर चलाई गई और जैसे जैसे दृश्य आगे बढ़ते गए, हर अफसर की नजरें नीचे झुकती गईं। हरमन और लोकेश को हथकड़ी लगी। जीत भी पकड़ा गया। भीड़ के बीच खड़े दोनों अपराधियों की घिग्गी बंध गई। हरमन रोते हुए बोला, मैडम गलती हो गई, मेरी बेटी है। लोकेश जमीन पर सर फटक कर चिल्लाने लगा, मैडम मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, कृपया। पर आर्या के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। उन्होंने पूरे थाने के सामने घोषणा की, इन तीनों के खिलाफ एफआईआर 354, 341, 342, 506 और 376/511 लगेगी। भीड़ में हलचल मच गई। मीडिया के कैमरे और तेज हो गए। जीत रोते हुए बोला, मैडम मैं रोक रहा था, मैंने कोशिश की थी। आर्या ने सर्द स्वर में कहा, जब गलत हो रहा हो और तुम उसे ना रोक पाओ तो तुम उतने ही दोषी हो जितने ये। फिर वो थाने से बाहर निकल गईं, पैदल, बिना किसी गाड़ी के। लोग बस उन्हें देखते रह गए। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। जिस सिस्टम को आर्या ने बेनकाब किया था, वही सिस्टम भीतर ही भीतर उन्हें सबक सिखाने लगा। डीएम ने फोन पर कहा, आर्या मीडिया बुला लेना ठीक नहीं हुआ, विभाग की इज्जत दांव पर लगी है। 376 लगाना ओवर था। आर्या चुप रही, फिर बोली, इज्जत तब जाती है जब वर्दी पहनकर कोई महिला पर हाथ डालता है, कानून लागू करना ओवर नहीं होता सर। फोन कट गया। रात के ठीक 12 बजे का समय था जब सिटी की सबसे बड़ी अधिकारी एसपी रिया शर्मा एक हाई प्रोफाइल मीटिंग से घर वापस लौट रही थी, जिसमें उन्होंने डीजीपी को शहर की बढ़ती अपराध दर और पुलिस की लापरवाही पर डेटा पेश किया था और चेतावनी दी थी कि अगर अपने ही थानों में सुधार नहीं हुआ तो अपराध की जड़ें और मजबूत हो जाएंगी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था और रिया को थोड़ा थोड़ा डर महसूस हो रहा था, क्योंकि रात का समय और सुनसान सड़क थी। डर की वजह से वो कार को बहुत तेज चला रही थी ताकि जल्दी घर पहुंच जाए। तभी अचानक कार बंद हो गई और इंजन से धुएं की लपटें निकलने लगी। रिया ने झट से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, कई बार की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी पूरी तरह खराब हो चुकी थी और चालू होने का नाम नहीं ले रही थी। वो गाड़ी से उतरी और इधर उधर देखने लगी कि आखिर हुआ क्या है। तभी उन्हें लगा कि शायद इंजन में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। इसी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। लाख कोशिशों के बावजूद जब गाड़ी चालू नहीं हुई तो उन्होंने सोचा कि अपने पिता को कॉल करती हूँ, क्योंकि घर ज्यादा दूर नहीं था। उन्होंने तुरंत मोबाइल निकाला, लेकिन जैसे ही कॉल करने की कोशिश की तो देखा कि नेटवर्क ही नहीं है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई और मन में विचार आया कि अब मैं क्या करूं? ना तो गाड़ी स्टार्ट हो रही है और ना ही यहाँ नेटवर्क है, किसी से संपर्क भी नहीं कर सकती। अब घर कैसे जाऊं? मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सोचा घर ज्यादा दूर नहीं है, मुझे जैसे तैसे करके यहाँ से जाना ही होगा। ये सोचकर वो धीरे धीरे पैदल चलने लगी। हील्स की आवाज सड़क पर गूंज रही थी।
जैसे ही वो थोड़ी आगे बढ़ी, उन्हें दूर से गाड़ियों की लाइट दिखाई दी। वो थोड़ी खुश हुई कि चलो कोई तो मिला। वो धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगी। जब वो गाड़ियों के पास पहुंची तो देखा कि वहां 3-4 सिपाही शराब की बोतलें खोलकर बैठे हैं, शराब पी रहे हैं और ताश खेल रहे हैं। उनके पास ताश की गड्डियां पड़ी थी। ये देखकर एस्पिरिया शर्मा गुस्से से कांप उठी। वो तुरंत सिपाहियों के पास गई और सख्त लहजे में बोली, तुम सब यहाँ पर ये क्या कर रहे हो? वर्दी पहनकर यही काम है क्या? रास्ते में बैठकर शराब पी रहे हो? आखिर तुम लोग हो कौन? कानून तोड़ने वाले या कानून को मानने वाले? अगर तुम लोग ही ये सब करोगे तो जनता क्या करेगी? ये वर्दी तुम लोगों के लायक नहीं है, समझे? एक सिपाही हंसते हुए बोला, अरे मैडम ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, समझी? तुम्हारे जैसे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। आओ हमारे साथ बैठ जाओ, थोड़ी मौज मस्ती कर लो। आखिर इतनी रात को हुस्न की परी कहाँ से आ रही हो? कभी हमारी तरफ भी देख लो, हम भी तुम्हारे दीवाने हैं। ये सुनकर रिया शर्मा का गुस्सा बढ़ गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, देखिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप लोग यहाँ शराब क्यों पी रहे हैं? सरकार ने ड्यूटी पर शराबबंदी लगाई है और आप लोग जो कानून के रखवाले हैं वही कानून तोड़ रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? ये वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है आप लोगों को, समझे? इतना बोलते ही एक सिपाही ने रिया शर्मा का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अरे मैडम ज्ञान मत दीजिए, हमें पता है हमें क्या करना है। वो सब छोड़ो, आज तो तुम्हें हमारे साथ ये शराब पीनी ही पड़ेगी। थोड़ा खुश हो जाओ, मजा आ जाएगा। वैसे भी तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जा रहा। प्लीज एक बार हमें खुश कर दो मेरी जान। ये शब्द सुनते ही रिया शर्मा का गुस्सा फूट पड़ा। वो अपने गुस्से को कंट्रोल ना रख सकी और एक जोरदार थप्पड़ सिपाही के चेहरे पर मार दिया। गुस्से में बोली, तुम लोग इस वर्दी के लायक नहीं हो। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये वर्दी तुम्हें यूं ही नहीं दी गई है, जनता की सेवा करने के लिए दी गई है, ताकि तुम देश की रक्षा करो। मगर तुम लोग जनता की सेवा क्या करोगे? खुद ही बिगड़े हुए हो, जनता को क्या सुधारोगे? तभी एक और सिपाही ने रिया को जोर से खींच लिया और गुस्से में बोला, क्या देख रहे हो तुम लोग? पकड़ो इसे, आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत अकड़ दिखा रही है, पुलिस से पंगा ले रही है। अभी बताता हूँ इसे कि कानून की ताकत क्या होती है। उसने रिया को कसकर पकड़ लिया, मगर रिया शर्मा कोई आम लड़की नहीं थी। उन्होंने एक झटका देकर खुद को छुड़ा लिया, लेकिन अंदर डर बैठ चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। ना भाग सकती थी, ना मदद बुला सकती थी। उन सिपाहियों की नीयत देखकर साफ लग रहा था कि अब उनका बच पाना मुश्किल है। फिर रिया एसपी गुस्से में बोली, मैं इस सिटी की सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी हूँ। मैं तुम चारों को अभी के अभी सस्पेंड कर देती हूँ और मैं कल ही डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी सर से बात करके तुम चारों को सस्पेंड करवा कर रहूंगी, समझे? ये सुनकर सिपाही सारे हंस पड़े और उन्होंने रिया को पकड़ लिया। रिया के अंदर डर बैठ गया था, वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। फिर उन्होंने बहुत जोर लगाया और छूटकर भागने लगी, मन में यही सोचते हुए कि अगर वो भागी नहीं तो ये लोग उसके साथ डिस्टेंस क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि सारे सिपाही नशे में चूर थे और उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। रिया तेजी से दौड़ रही थी, चारों सिपाही उनके पीछे दौड़े। दौड़ते दौड़ते एक सिपाही ने रिया को पकड़ लिया। गुस्से में उसने रिया के गाल पर एक थप्पड़ दे मारा और बोला, तेरी इतनी हिम्मत है कि यहाँ से भाग जाए? पहले हमें खुश कर, फिर यहीं से कहां जाना, समझी? कहीं नहीं जाने देगा तुम्हें। अगर आज तुझे छोड़ दिया तो ऐसी हुस्न की परी और हमें कहीं नहीं मिलेगी। ज्यादा भाव मत खाओ, जो बोल रहे हैं वही करो। रिया डर से कांप रही थी। उन्होंने कहा, तुम लोग नशे में चूर हो, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हो। बहुत पछताओगे तुम लोग। मुझे जाने दो, वरना तुम लोगों के साथ क्या होगा तुम्हें पता नहीं है। मैं ठीक कह रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मैं सिटी की एसएसपी हूँ और आप लोग जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। आप लोगों की हालत ऐसी हो जाएगी कि आप चैन से सो भी नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए। मगर सारे सिपाही कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उनके दिल में बस एक ही ख्याल था, लड़की देखकर वे पागल हो चुके थे। उनकी आंखों में कुछ भी सही दिखाई नहीं दे रहा था। एक सिपाही हंसते हुए बोला, ये लड़की खुद को एसएसपी समझती है। एसएसपी होता क्या है जानती है तू? तुझे देखकर तो लग भी नहीं रहा कि तू एसएसपी है। ज्यादा होशियारी मत कर, समझी? जो बोल रहे हैं वही कर। रिया भीतर ही भीतर टूट रही थी। सोच रही थी कि अगर अभी भाग नहीं पाई और यहाँ फंस गई तो ये लोग उनसे कोई भी गलत काम कर सकते हैं, लेकिन भागना भी संभव नहीं था। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई, एक सिपाही से उसकी बंदूक छीन ली और चारों को बंदूक दिखाकर डरा धमकाकर भाग निकली। डर के मारे सारे सिपाही वहीं ठहरे रहे, किसी ने उनका पीछा नहीं किया। सबके मन में डर बैठ गया था कि कहीं गोली ना चल जाए। अगली सुबह हुई तो एसपी रिया शर्मा ने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर उन्हें एक आइडिया आया और वो सीधे डीजीपी ऑफिस पहुंची। वहां जाकर उन्होंने चारों सिपाहियों के खिलाफ रिपोर्ट और सस्पेंड करने की मांग की, मगर किसी भी पदाधिकारी को बिना पर्याप्त सबूत सस्पेंड नहीं किया जा सकता था। डीजीपी विवेक जैन ने कहा, मैडम मैं आपकी बात से सहमत हूं, मगर हम बिना किसी सबूत के कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप उनके खिलाफ कुछ सबूत लाएं, तभी मैं इस केस को आगे बढ़ाऊंगा। रिया परेशान हो गई कि आखिर क्या किया जाए। बात तो सच थी कि बिना सबूत के किसी को सस्पेंड करना मुश्किल था। वो तुरंत घर पहुंची और कुछ देर सोई। फिर उन्हें एक योजना सूझी और वो सीधे उसी थाने पहुंची जहां चारों सिपाही तैनात थे।
थाने में जाकर उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर संजय डेस्क पर बैठे थे। इंस्पेक्टर ने एसपी रिया शर्मा को पहचानने की कोशिश नहीं की। उन्हें लगा ये किसी गांव की महिला हो सकती है, क्योंकि वे साड़ी में आई थी। रिया इंस्पेक्टर के पास गई और बोली, सर मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर हंस उठा और बोला, रिपोर्ट लिखवानी है? पैसे हैं तुम्हारे पास? रिपोर्ट लिखवाने के 5000 लगते हैं, पैसे निकालो, लिख दूंगा। ये सुनकर रिया का दिमाग हिल गया। उन्हें समझ आ गया कि ये इंस्पेक्टर भी उतना ही गुनहगार है जितने कि वे सिपाही थे। बिना झिझक रिश्वत मांग रहा था। तब रिया ने कड़क आवाज में कहा, सर हमें कानून मत पढ़ाइए, कानून में कहीं नहीं लिखा है कि रिपोर्ट लिखवाने के पैसे लगते हैं। आप हमसे रिश्वत मांग रहे हैं और हम पैसे नहीं देंगे। आपका जो काम है वो कीजिए, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, जल्दी से लिखिए। ये सुनकर इंस्पेक्टर गुस्से में आया और बोला, ये लड़की मेरे सामने जबान चला रही है, जानती भी है कि मैं कौन हूँ। अभी के अभी तुझे अंदर कर सकता हूँ, ज्यादा अकड़ मत दिखा और पैसे दे, नहीं तो यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। बड़ी आई रिपोर्ट लिखवाने, निकल यहाँ से वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा, मुझे गुस्सा मत दिला, समझी? ये सुनकर एसपी रिया शर्मा गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने पर्स से अपना आईडी कार्ड निकाला और इंस्पेक्टर के सामने रख दिया। जैसे ही इंस्पेक्टर ने आईडी कार्ड देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और चेहरा सफेद पड़ गया। वो डर के मारे तुरंत खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप सिटी की एसएसपी हैं। सॉरी मैडम, बताइए आपको किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है, मैं अभी रिपोर्ट लिखता हूँ। ये सुनकर रिया शर्मा का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम लोग आम जनता के साथ भी यही हरकत करते हो ना? अब मैं दिखाऊंगी कि कानून की ताकत क्या होती है। तुम्हें ये वर्दी जनता की सेवा के लिए दी गई है, लेकिन तुम लोग इस वर्दी के नाम पर जनता को लूट रहे हो, गलत काम कर रहे हो। ये वर्दी तुम लोगों के लायक नहीं है। फिर उन्होंने अपना आईडी कार्ड वापस लिया और गुस्से में बोली, अब कल तुम लोगों का फैसला होगा, तैयार रहना तुम सब। ये कहकर रिया शर्मा थाने से बाहर निकली और सीधा डीजीपी सर से जाकर बात की। डीजीपी विवेक जैन ने कहा, मैडम थाने में जरूर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, अगर हम वो फुटेज देख ले तो पता चल जाएगा कि इंस्पेक्टर ने सच में आपके साथ क्या किया था। दोनों तुरंत थाने पहुंचे और वहां के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि इंस्पेक्टर किस तरह से एसपी रिया शर्मा से बदतमीजी कर रहा था। अब सबूत पक्के थे और एसपी मैडम खुद गवाह थीं। फिर डीजीपी सर ने रिपोर्ट तैयार की और मामला कोर्ट तक पहुंचाया, ताकि ये मामला सबके सामने आए, ताकि आगे से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वर्दी में हो या आम इंसान, गलती करने से पहले 100 बार सोचे। अगले दिन सुबह 10 बजे कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। बाहर कोर्ट के गेट पर मीडिया और लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई एक ही बात कर रहा था, आज एसपी रिया शर्मा का केस का फैसला आने वाला है। कुछ लोग कहते थे, देखते हैं अब कितने बड़े बड़े अफसरों को सजा मिलती है, तो कुछ कहते पुलिस वाली बच जाएंगे हमेशा की तरह। लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार सामने कोई आम औरत नहीं, बल्कि सिटी की एसपी खुद खड़ी थी, जिन्होंने अपने ही सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी। कोर्ट के अंदर गंभीर माहौल था। जज साहब की बेंच पर बैठे थे, सामने सरकारी वकील और दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकील, और पीछे सीट पर बैठे थे वो सारे सिपाही और इंस्पेक्टर जिन पर आरोप था। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। जज ने कहा, मामला एसपी रिया शर्मा बनाम राज्य पुलिस विभाग, सुनवाई शुरू की जाती है। सरकारी वकील खड़े हुए बोले, माय लॉर्ड, ये मामला सिर्फ एक महिला अधिकारी के साथ बदतमीजी का नहीं है, ये उस सिस्टम की सच्चाई है जिसमें ताकत के नशे में कुछ लोग भूल जाते हैं कि कानून क्या होता है। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग और गवाह सब मौजूद हैं। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि इंस्पेक्टर एसपी मैडम को एक आम महिला समझकर रिपोर्ट लिखने से मना कर रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं। पूरा कोर्ट हॉल कुछ देर के लिए चुप हो गया। रिया शर्मा की आंखों में पानी आ गया, पर चेहरा मजबूत था। बचाव पक्ष का वकील उठा, बोला, माय लॉर्ड, ये सब एक गलतफहमी थी, मेरे मुवक्किलों का कोई गलत इरादा नहीं था, वो बस आदेशों को लेकर उलझन में थे। जज ने बीच में टोका, क्या आदेशों को लेकर उलझन का मतलब बदतमीजी और महिला अधिकारी का अपमान है? क्या पुलिस वर्दी में रहकर कोई भी ये सब कर सकता है? वकील चुप हो गया। पूरा कोर्ट हॉल शांत था। फिर रिया शर्मा को स्टैंड पर बुलाया गया। वो उठी, धीरे से बोली, माय लॉर्ड, मैं किसी से बदला नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो भी वर्दी पहनता है वो इस बात को याद रखे कि वर्दी सम्मान की निशानी है, ताकत की नहीं। मैं डर सकती थी, लेकिन अगर मैं चुप रहती तो आने वाली और महिलाएं हमेशा डरती रहती। जज साहब ने गहराई से रिया की बात सुनी। कोर्ट में बैठे लोग भी भावुक हो गए। सरकारी वकील ने आगे कहा, माय लॉर्ड, ये मामला सिर्फ एसपी का नहीं है, ये हर उस इंसान का है जो अपने अधिकार के नाम पर गलत करने वालों से डरता है। अगर आज इन लोगों को सजा नहीं मिली तो कल फिर कोई एसपी, कोई आम औरत या कोई गरीब आदमी इसी तरह बेइज्जत किया जाएगा। सुनवाई करीब 3 घंटे चली। हर सबूत और बयान के बाद ये साफ हो गया कि इंस्पेक्टर संजय और चारों सिपाहियों ने शराब के नशे में न केवल एसपी रिया शर्मा से बदतमीजी की, बल्कि अपने पद का दुरुपयोग भी किया। अंत में जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। कोर्ट ने सबूतों और गवाहों को देखते हुए ये पाया कि आरोपी इंस्पेक्टर संजय और चारों सिपाहियों ने अपने कर्तव्य की मर्यादा तोड़ी है। इन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है और भ्रष्टाचार, दुराचार और पद के दुरुपयोग के आरोप में 3-3 साल की सजा दी जाती है। जज की आवाज गूंज उठी। कोर्ट इन्हें जेल भेजने का आदेश देती है। इतना सुनते ही कोर्ट रूम में हलचल मच गई।
मीडिया वाले बाहर कागे खबर देने। कुछ पुलिस वाले जिन्होंने पहले इन आरोपियों के साथ काम किया था, उन्होंने नजर झुका ली। वो पांचों अपराधी हवालात की तरफ ले जाए गए। उनके चेहरे पर अब घमंड नहीं, बस शर्म की। बाहर कोर्ट के गेट पर लोग तालियां बजाने लगे। कई महिलाएं बोली, कम से कम एक तो आवाज उठी जिसने इंसाफ देखा। रिया शर्मा धीरे धीरे बाहर निकली। मीडिया वाले माइक लेकर भागे। मैम, आपको कैसा लग रहा है? रिया ने बस मुस्कुराकर कहा, मुझे बस इतना लगता है कि कानून अभी भी जिंदा है। वो अपनी गाड़ी में बैठी। गाड़ी धीरे धीरे चली गई। पीछे रह गया एक सबक कि जब एक औरत अपनी सच्चाई और हिम्मत से खड़ी होती है तो पूरे सिस्टम को झुकना पड़ता है। थाने में अगले ही दिन नया स्टाफ लगाया गया। डीजीपी ने खुद निरीक्षण किया और कहा, अब ये थाना कानून का प्रतीक बनेगा, डर का नहीं। सिटी के लोगों ने राहत की सांस ली। हर जगह एक ही चर्चा थी, एसपी रिया शर्मा ने जो किया वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर इंसाफ चाहने वाले के लिए किया। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा। और हमारे चैनल इंसाफ बाय स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।